देश में तेल खत्म हो जाएगा। ये डर आखिर फैला कौन रहा है? विपक्ष एक सुर में हल्ला मचा रहा है, अफवाह, डर और पैनिक का खेल खेला जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? संकट है, ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये मोदी सरकार की नाकामी नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध का ग्लोबल असर है। फिर भी विपक्ष झूठ पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहा है कि सरकार कोई प्लानिंग नहीं कर सकी और भुगत जनता रही है। आज के इस वीडियो में हम हर उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ में। हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने तेल के दुनिया में बदलते खेल और इसकी ताकत को पहले ही पहचान लिया था, और यही कारण है कि बीते 12 साल में भारत तेल के खेल का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 2014 से पहले भारत में क्या हालात थे और 2014 के बाद में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बदल गया, किस तरीके से मोदी सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भारत को मीलों आगे ले जाके खड़ा कर दिया। पूरा सच सामने आएगा आपके, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको नैरेटिव नहीं सच्चाई मिलेगी, और वो भी फैक्ट्स के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व की, कि दरअसल भारत में आज की स्थिति में कितने पेट्रोलियम का, यानी हम ये कह सकते हैं क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोल डीजल का स्टॉक कितना है, और उसकी 2014 से पहले क्या स्थिति थी। तो देखिए दोस्तों, जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो दो तरीके से रखा जाता है, भारत में भी दो तरीके से रखा जाता है। पहला है एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब ये एसपीआर कहाँ होता है? एसपीआर के रूप में एक तो पेट्रोल और डीजल को स्टॉक नहीं किया जाता है, बल्कि जो क्रूड हम दूसरे देशों से खरीदते हैं उस क्रूड ऑयल को जिस तरीके से रिजर्व करके रखा जाता है उसे कहते हैं एसपीआर। और अब इसके अंदर किस तरीके से इस क्रूड को रिजर्व रखा जाता है कि जो भूमिगत गुफाएं हैं या अंडरग्राउंड कैवर्न्स हैं उनके अंदर ये क्रूड ऑयल सिक्योर किया जाता है। भारत के अंदर वर्तमान में 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे इस क्रूड ऑयल को एसपीआर के रूप में रिजर्व किया जा रहा है। पहला विशाखापट्टनम में है, दूसरा मंगलुरु में है, और तीसरा पदुर के अंदर है। अब 2014 के बाद में ये 3 एसपीआर भारत डेवलप कर चुका है, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और इन तीनों जो भारत के अंडरग्राउंड जो ये रिजर्व है, इनके अंदर करीब 5.33 मिलियन टन क्रूड ऑयल को रिजर्व रखा जाता है। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो इन रिजर्व्स के अंदर 3.37 मिलियन टन क्रूड ऑयल का रिजर्व मौजूद है, यानी अपनी कैपेसिटी का 64%। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिसमें रिजर्व रखा जाता है वो है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में पेट्रोल या डीजल के रूप के अंदर। और ये रिजर्व कौन रखता है? ये रखती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसी। अब जितनी भी पेट्रोलियम कंपनी है, चाहे वो बीपीसीएल है, चाहे वो आईओसी है, चाहे वो एचपी है, ये सारी की सारी कंपनियां पेट्रोल और डीजल यानी क्रूड को रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल डीजल बनाती हैं उनको जो अपने स्टोरेज के अंदर सेव करके रखती हैं वो ओएमसी कहलाता है। तो 2014 के बाद से, यानी आज हम 2026 में हैं, जिस समय ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो अगर इन दोनों का यानी एसपीआर और ओएमसी इन दोनों का मिलाकर अगर भारत के अंदर स्टोरेज देखा जाए तो कुल 74 दिनों के लिए भारत के पास में अभी क्रूड या पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है, यानी अगले 74 दिनों के लिए हमें किसी तरीके की समस्या नहीं है। अब इसमें एसपीआर का हिस्सा जो है वो करीब 7 दिनों का है, और बाकी करीब 65 दिनों का हिस्सा जो है, 65-67 दिनों का हिस्सा वो ओएमसीज का यानी कंपनीज का है। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में तो हमारे पास में 74 दिनों का स्टॉक रखने की कैपेसिटी है, लेकिन 2014 से पहले ये स्थिति क्या थी? तो 2014 से पहले भारत के पास में केवल 20 से 21 दिन का स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी। क्यों? क्योंकि भारत के पास में एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व थे ही नहीं। एक भी रिजर्व ऐसा तैयार नहीं कर रखा था भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने जिसमें क्रूड ऑयल को सिक्योर रखा जा सके। क्योंकि युद्ध की स्थिति में होता क्या है कि जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं इनके जो स्टोरेज हैं वो तो सीधे तौर पे निशाने पे आ जाते हैं, लेकिन ये एसपीआर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जमीन के नीचे होता है, ये ज्यादातर प्राकृतिक गुफाओं के अंदर रखा जाता है उनको डेवलप करके, तो ये सिक्योर रहते हैं। 2014 से पहले एक भी नहीं था, आज की तारीख में 3 है, उनकी कैपेसिटी है 5.33 मिलियन टन की, और अब इसको भी बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। 2028 तक इसका एक बड़ा टारगेट ले रखा है केंद्र सरकार ने। तो ये एक बड़ा अंतर है कि जहां पहले हमारे पास केवल 20 से 21 दिन का स्टॉक रखने की कैपेसिटी थी, आज हम 74 दिनों के स्टॉक के ऊपर खड़े हैं, और ये स्थिति कितने सालों में बदली है? केवल 12 साल के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं रिफाइनिंग कैपेसिटी की, कि कितना तेल हम रिफाइन कर सकते हैं। क्रूड ऑयल जब खरीदता है कोई देश, उसके बाद में उसको रिफाइन करके और पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है, एलपीजी बनाई जाती है। इस रिफाइनिंग कैपेसिटी की क्या स्थिति है आज की तारीख में, और 2014 से पहले कितनी थी? तो आज की तारीख में जो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 258 मिलियन टन प्रति वर्ष है,
और 2014 से पहले कितनी थी ये? 215 से 220 मिलियन टन प्रति वर्ष। यानी बीते 12 सालों के अंदर भारत ने करीब 43 मिलियन टन प्रति वर्ष की जो कैपेसिटी है उसमें अपने इजाफा कर लिया है। और इस इजाफे के साथ ही भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर बन गया है। और ये रिफाइनर यानी चौथा बड़ा रिफाइनर बनने के पीछे कारण ये है कि इन 12 सालों के अंदर कुछ रिफाइनरीज जो हैं उनका तो विस्तार किया गया, जैसे विशाखापट्टनम की है या कोची की है। इसके अलावा नई रिफाइनरी तैयार हुई जैसे पारादीप के अंदर बनी। अब ये जो रिफाइनिंग कैपेसिटी पिछले 12 सालों के अंदर भारत ने बढ़ाई है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है दोस्तों कि इसी रिफाइनिंग कैपेसिटी ने भारत को दुनिया के अंदर तेल के खेल का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। अब कैसे बनाया? कि दुनिया से भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है और वापस बेच रहा है बाजार के अंदर। फायदा कैसे होता है? फायदा ऐसे होता है, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने भारत को सस्ती दरों के ऊपर अपना क्रूड ऑयल बेचना शुरू कर दिया और दरें करीब 10 से 35 डॉलर बाजार भाव से कम थी। भारत ने दबा के इस क्रूड ऑयल को खरीदा रूस से, क्योंकि सस्ता मिल रहा था, और इसको अपनी रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया और रिफाइन करके इसे यूरोप के अलग अलग देशों को और अमेरिका को बेचा और बेचने से दबा के माल कमाया। भारत ने 2022 से 2025 के दौर में करीब 1,35,000 करोड़ डॉलर जो है वो इस माध्यम से कमाए हैं। आप सोचिए रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है, यानी भारत जो एक रिफाइनिंग का बड़ा खिलाड़ी बन गया, उससे फायदा कितना हुआ है कि 1,35,000 करोड़ रुपए की कमाई भारत ने इन 3 सालों के अंदर की, केवल अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर। और इस खेल के अंदर फायदा किस किस को हुआ? प्राइवेट प्लेयर्स को भी हुआ और गवर्नमेंट प्लेयर्स को भी। यानी जो रिलायंस या नायरा एनर्जी जैसी बड़ी रिफाइनरीज है उन्होंने भी दबा के कमाया, और आईओसी, बीपीसीएल जैसी जो सरकारी कंपनी है उन्होंने भी बढ़िया तरीके से कमाया। और इसका जो दूसरा जनता को जो फायदा हुआ, वो फायदा क्या था? वो फायदा ये था कि युद्ध की स्थिति के बावजूद, कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के बावजूद भारत की इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से चली, क्योंकि पैसा आ रहा था। जब इकोनॉमी में पैसा आ रहा था, भारत कमा रहा था, तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिफेंस में उस पैसे को यूज में लिया। दोनों सेक्टर्स के अंदर बूस्ट हुआ जबरदस्त तरीके से। और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इस दौर में भी भारत में पेट्रोल और डीजल की दरें जो नहीं बढ़ रही हैं, उसका कारण यही है कि पिछले 3 साल के अंदर भारत ने रिफाइनिंग के माध्यम से बड़ा पैसा कमाया है। इन कंपनियों ने भी पैसा कमाया है, पेट्रोलियम कंपनियों ने, लिहाजा वो कुछ समय तक बाजार में जो कीमतें बढ़ रही हैं इस समय क्रूड ऑयल की, उसको झेलने की स्थिति में है। तो ये सारा का सारा खेल हुआ है पिछले 12 साल की प्लानिंग से। हम ये नहीं कहते कि इससे पहले काम नहीं हुआ 2014 से, लेकिन 14 के बाद में स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम हुआ है। और जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि सरकार के पास प्लानिंग नहीं है, तो भैया सरकार के पास प्लानिंग बहुत जबरदस्त है और आगे तक की है। इस रिफाइनिंग के अंदर भी है कि भारत सरकार ने जो अभी टारगेट सेट किया है वो ये है कि 2025 में भारत 258 मिलियन टन प्रति वर्ष जो क्रूड ऑयल है उसकी रिफाइनिंग कर रहा था, और टारगेट ये ले लिया है कि 2028 तक इस कैपेसिटी को 258 से बढ़ाकर लगभग 310 मिलियन टन प्रति वर्ष के हिसाब तक पहुंचाना है। और वहां पहुंचने के बाद में हम कितनी मजबूत स्थिति के अंदर होंगे रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लेकर। अब बात करते हैं कि भारत क्रूड ऑयल का आयात कितना करता है, क्योंकि इसको लेकर भी मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला करते रहे हैं खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को थिंक टैंक कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो बताते हैं। दरअसल 2014 से पहले भारत का क्रूड ऑयल का आयात कम था, ये बिल्कुल सही है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से और फैक्ट्स के हिसाब से। उस समय के अगर अपन हिसाब से देखें तो भारत अपना जो कुल उपयोग कर रहा है उसका लगभग 80 से 85% आयात किया करता था, जो अब बढ़कर लगभग 90% तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से तो लगता है कि भारत अब क्रूड ज्यादा आयात कर रहा है, इसका मतलब हमें तो नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का खेल समझिए, ये आयात बढ़ इसलिए गया है क्योंकि भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जबकि आंकड़े ये कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता देते हैं कि भारत कम आयात करता था 2014 में, तो उस समय भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो करीब 1.86 ट्रिलियन डॉलर की थी, और आज वो बढ़कर कितनी हो चुकी है? 4.18 ट्रिलियन डॉलर की। तो कह सकते हैं कि 10वें स्थान पे थे आप, तब के लिए आप राजी हो रहे हैं कि साहब हम कम खरीदते थे, आज देखो ये ज्यादा खरीद रहे हैं। अरे तो उस समय आपका खपत भी उतनी ही कम थी, आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच चुकी है, हमारा इंडस्ट्री कहां पहुंच चुकी है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो आयात तो बढ़ना ही था। इसके साथ साथ दूसरा अहम कारण जो है वो ये है कि हम उस समय कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो हम क्रूड आयात करके उसको रिफाइन करके भैया धंधा भी तो कर रहे हैं, और उस धंधे से कमा रहे हैं ना, और कमा रहे हैं तो बूस्ट किसको मिल रहा है? इकोनॉमी को मिल रहा है। आप उस समय थोड़ी ये सोच सकते थे कि भारत दुनिया से क्रूड खरीदेगा
उसको रिफाइन करेगा और यूरोप और अमेरिका को बेचेगा। लेकिन आज हम ऐसा कर रहे हैं। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आज हमारी कैपेसिटी है, आज हमारे रिलेशन है। तो जो ये एक शगुफा छेड़ रखा है कि भारत का क्रूड ऑयल का आयात बढ़ गया है, उसका धरातल यह है कि बढ़ इसलिए गया है क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस समय की तुलना में आज कई गुना बढ़ चुकी है, और दूसरा हम अब उस खरीदे गए क्रूड को बेच रहे हैं दुनिया को और माल कमा रहे हैं। अब अगली महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं कि भारत किन किन देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और क्यों। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है। जो हर्मुज स्ट्रेट है उससे आवाजाही जो है ऑयल टैंकर्स की, एलपीजी की बाधित हो चुकी है। पूरा विपक्ष इसको लेकर हाहाकार स्यापा करने में जुटा हुआ है कि देखो वहां से दिक्कत आ रही है, भारत ने ईरान से संबंध खराब कर लिए। अरे संबंध का करोगे क्या आप? अगर ये युद्ध 2014 से पहले हुआ होता तो स्थिति क्या होती आप देखिए। क्योंकि भारत 2013-14 तक जिन देशों से तेल मंगाता था उनमें 70% से ज्यादा जो सप्लाई भारत को होती थी ना, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रीट से होती थी, जिसको आज ईरान ने ब्लॉक कर रखा है 70 से 80% तक। और आज इससे कितनी हो रही है? केवल 30 से 40%। क्यों? क्योंकि पश्चिम एशिया से, यानी इस मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से जो भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, उसका कुल जो भारत को सप्लाई है उसमें हिस्सा ही 35 से 40% रह गया है। और जिस रूस से पहले यानी 2013-14 तक केवल 1% खरीदा जाता था, आज हम उससे 35 से 40% खरीद रहे हैं। 2013-14 तक भारत कुल मिलाकर करीब 20 देशों से क्रूड ऑयल खरीदता था, जिनमें मुख्य प्लेयर्स जो थे वो 10-12 देश थे। और उन 10-12 में भी मैक्सिमम जो माल आता था वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से आता था, ईरान से, यूएई से, सऊदी अरब से, कतर से। आज की स्थिति के अंदर भारत ने बिल्कुल स्थिति को पलट रखा है। और आज की तारीख में जो मुख्य सप्लायर हैं उनमें रूस है, इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, अंगोला है, मैक्सिको है, कनाडा है, ब्राजील है। यानी हमने केवल हमारे को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के ऊपर सीमित ना रख के भारत ने पूरी दुनिया से तेल खरीदना शुरू कर रखा है। 42 देशों से इस समय आपूर्ति हो रही है। तो आप सोचिए, जब 40% मिडिल ईस्ट से क्रूड आ रहा है और इस युद्ध के कारण संकट खड़ा होने की स्थिति बन गई, हालांकि उसको भारत सरकार ने संभाल लिया प्लानिंग से। तो जिस समय 80% सप्लाई इसी एरिया से होती थी, उस समय अगर हॉर्मुज स्ट्रीट बंद हो जाती तो आप कल्पना कीजिए कितनी भयावह हालात हो जाते। लेकिन इस सरकार ने पिछले 12 सालों के अंदर प्लान किया है, सोचा है भविष्य के लिए, और यही कारण है कि नए सोर्सेज डेवलप किए हैं। ये जो सवाल उठता रहता है ना कि मोदी दुनिया में घूमते रहते हैं, घूमने का ही फायदा है कि आज हर देश भारत के साथ धंधा करने को तैयार है। और भारत की निर्भरता किसी एक प्लेयर के ऊपर कम होने का फायदा है कि पूरी दुनिया परेशान है इस समय ऑयल क्राइसिस से, भारत भी परेशान है। लेकिन भारत की परेशानी बस इतनी है कि हमारे रिजर्व जो है वो मेंटेन रहे। भारत के अंदर एक भी पेट्रोल पंप आज की तारीख में सूखा नहीं है, किसी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस नहीं है। हमने एलपीजी का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्षी दलों को या ये जो वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, इनको एक नया मुद्दा मिल गया है हाहाकार मचाने का, और मचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा ऑयल के मामले के अंदर मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में जो काम किया है, इससे हुआ क्या है अब उस पर बात कर लेते हैं। उससे भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिली है। कैसे मिली है? कि जहां 2014 से पहले हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं था, इमरजेंसी में तुरंत संकट खड़ा होने के हालात थे। क्योंकि जब आपके पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ही नहीं है तो आप उसको रिजर्व करोगे कहां पे? जब आपके पास में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है तो तुरंत इमरजेंसी के अंदर तुरंत संकट खड़ा होने की स्थिति थी। लेकिन आज हमारे पास 74 दिन का बफर है, हमारे पास में एसपीआर भी है और ओएमसी काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट पे आपके 70% निर्भरता थी, वो आज खत्म हो चुकी है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों से, 42 देशों से ऑयल खरीद रहा है। कहीं अगर कोई समस्या भी आती है तो आपके पास में विकल्प मौजूद है। आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 2014 से कम थी, आज रिफाइनिंग कैपेसिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। उससे ना केवल रोजगार बढ़ा है बल्कि आपकी कमाई बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया में आप उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बेच रहे हो और माल कमा रहे हो। तो कुल मिलाकर इस एनर्जी सिक्योरिटी ने आपको दुनिया की ब्लैकमेलिंग से बचा रखा है, आपको स्टेबल रखा है, आपकी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद की है। तो 2014 से पहले तेल का खेल जो था भारत के लिए जोखिम भरा था। ना एसपीआर था, ना विविधता थी, सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भरता थी। और 2014 के बाद तेल का खेल बहुत मजबूत हुआ है, एसपीआर तैयार हो गए हैं, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, हम कमा भी रहे हैं, हमारा बफर जोन बढ़ गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम मजबूत प्लेयर बने। हालांकि हमारी 100% आत्मनिर्भरता तो नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि भारत के पास में इतना ऑयल रिजर्व है ही नहीं। भारत की जमीन में जब तेल नहीं है तो आप 100% निर्भर हो कैसे सकते हो? आपको तो लेना ही पड़ेगा बाहर से। लेकिन इमरजेंसी प्लान हमारा तैयार है, और वो इमरजेंसी प्लान तैयार हुआ है बीते 12 सालों के अंदर। तो आप कृपया ये कहना बंद कर दीजिए कि मोदी सरकार के पास प्लानिंग नहीं है। मोदी सरकार की प्लानिंग नहीं, हमको सेव कर रखा है और हमको मजबूत कर रखा है।